कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ, आपके साथ बातें करेंगे खुलकर, वो बताएंगे जो आपको कोई और नहीं बताता। और आज हमारे पास ऐसा एक मुद्दा है जिसकी बेहद ज़्यादा चर्चा आज हो रही है पूरे हिंदुस्तान में। वैसे तो उस मुद्दे की पूरी दुनिया में चर्चा है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा उसमें अलग एंगल भी है। मैं बात कर रहा हूँ गाज़ा की, फ़िलिस्तीन की, इजराइल की वहाँ हो रही कार्रवाई की और उस पर भारत में हो रही पॉलिटिक्स की। आज नया ये हुआ है कि सोनिया गांधी जी ने फिलिस्तीन पर एक और लेख लिखा है। फिलिस्तीन के समर्थन में गाज़ा में जो हो रहा है उसको उन्होंने जेनोसाइड कहा है और भारत सरकार की पानी पी पी कर कोसना जिसको कहते हैं वैसी आलोचना उन्होंने की है कि भारत का रवैया शर्मनाक है, मोदी जी की चुप्पी शर्मनाक है। तो आज हमें प्रोग्राम में समझना है कि क्या ये सब केवल वोट के लिए हो रहा है? भारत में केवल मुस्लिम वोट की अगर किसी कहीं होड़ लगी हुई है, बिहार का इलेक्शन भी आ रहा है, तो अगर केवल उसके लिए हो रहा है तो वो हम लोग बात करेंगे। लेकिन अगर मुस्लिम वोट का ही सवाल है तो वो तो आपको वैसे भी मिलता है, आप ही को मिलता है। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि इतनी बात उसकी की जा रही है? या वाकई ये उनके नज़दीक एक दर्द की बात है कि वहाँ पर लोग मारे जा रहे हैं तो इसलिए वो ये बात कर रहे हैं? दूसरा, भारत की सरकार या मोदी सरकार स्पेसिफिकली, क्या ये भारत के ऐतिहासिक स्टैंड से हट चुकी है? फिलिस्तीन को लेकर हमारा जो भी रवैया था अभी तक का, क्या इस सरकार ने उस पर कोई यू टर्न कर लिया है? आखिर ऐसा क्या हुआ है, ये हम लोग बात करेंगे। प्रोफेसर नदीम अहमद जी आज हमारे साथ हैं, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। बहुत स्वागत प्रोफेसर साहब आपका। वैभव सिंह जी हमारे साथ हैं, जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर बहुत स्वागत आपका वैभव जी। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जी आज हमारे साथ हैं। हमने क्यों ऐसा कहा इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। पहले तो सोनिया जी का ये कुछ ही हफ्तों के अंदर दूसरा लेख है और इसमें उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, एक क्लियर कर दूं मैं, शुरुआत में उन्होंने जो है पहले की डिस्क्लेमर एक दे दिया है कि भाई जो 7 अक्टूबर 2023 को हुआ था, जो हमास ने किया था, वो सरासर गलत था, उसको कोई ठीक नहीं ठहरा सकता। तो उन्होंने पहले ये कह दिया और बाकी फिर उन्होंने अपनी बात जो है वो कही है। अब देखिए वो कह क्या रही हैं। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका जैसा देश इजरायल को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले गया, ब्राज़ील भी इसमें शामिल हो गया, फ्रांस ने फिलिस्तीन को राज्य का मान्यता दे दी, ब्रिटेन कनाडा जैसे देश इसमें जुड़ गए। लेकिन इस मानवीय संकट के प्रति दुनिया भर में उभर रही वैश्विक चेतना के बीच ये राष्ट्रीय शर्म की बात है कि भारत इस मानवता के अपमान का मूर्ख तर्कशक बना हुआ है। मतलब हमारा स्टैंड वो कह रही है राष्ट्रीय शर्म का विषय है। फिर आगे उन्होंने कहा, जब निर्दोष इंसानों का निर्मम संहार हो रहा हो, भारत का अपने मूल्यों से विमुख हो जाना ये राष्ट्रीय विवेक पर कलंक है और संवैधानिक मूल्यों के प्रति कायरतापूर्ण विश्वासघात है। यही नहीं रुकती हूं। वर्तमान सरकार की नैतिक कायरता हमारे संवैधानिक मूल्यों के प्रति कर्तव्यों की उपेक्षा के समान है। और अंत में वो सीधे नरेंद्र मोदी का नाम लेकर लिखती हैं, इजरायल द्वारा गाजा के लोगों पर लगातार जुल्मों के बीच प्रधानमंत्री मोदी की शर्मनाक चुप्पी बेहद निराशाजनक है। यह नैतिक कायरता की पराकाष्ठा है। नरेंद्र मोदी की खामोश है इस पूरे विषय पर। लेकिन क्या हम खामोश हैं? सवाल यह है। इसकी बात करें उससे पहले अभी जुलाई महीने में ही सोनिया गांधी जी ने एक आर्टिकल लिखा था। फिर अब वो अभी आज उन्होंने सितंबर में जो है इस पर एक आर्टिकल लिख दिया है। प्रियंका गांधी तो अनगिनत पोस्ट कर चुकी हैं एक्स पर गाजा को, इतना कि अब उनके विरोधी पूछते हैं कि उनको क्या दुनिया में केवल गाजा दिखाई देता है, कहीं और बेगुनाह नहीं मारे जा रहे हैं, केवल गाजा से इतना प्यार क्यों है? और फिर आरोप लगता है उन पर पॉलिटिकल विरोधी कि ये सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए जो है वो किया जा रहा है। तो ये इसका एक बैकग्राउंड है। मैं प्रोफेसर साहब से पहले शुरुआत करता हूँ। इनफैक्ट मैं पहले ये समझना चाहता हूँ सर आपसे। देखिए, नेता तो पॉलिटिक्स के लिए ही बोलता है जो बोलता है और वोट के लिए ही करता है। अगर वो ये कर रहे हैं तो उसमें उनको उनका वोट दिखाई दे रहा होगा। अगर एक प्रोफेशनल निगाह से देखें तो कुछ गलत भी नहीं है। जिस वोटर की उनको चिंता है, उसको जिस बात की चिंता है, आप उसके प्रति अपना दर्द व्यक्त कर रहे हो, एक बात तो ये। लेकिन गाजा किसी भी मुसलमान के लिए उसके दिल के करीब क्यों है, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए सर, वो पूरी सरजमीन जिसे फ़िलिस्तीन बोला जाता है वो रिलीजियसली बहुत ही ज़्यादा मुकद्दस है हर मुस्लिम के लिए। वो बहुत सारे इस्लामिक प्रोफेट्स की ज़मीन है, वहाँ पर वो पले बढ़े और उनको पैगम्बरियत हासिल हुई वहाँ पर। दूसरी बात सर, ये 3 रिलीजन जो यहूदियत है, ईसाईयत है और इस्लाम है, ये एक्चुअली एक ही ख़ानदान की ब्रांच के लोग हैं। यानी उसमें जितने बड़े प्रॉफिट हुए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हुए,
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हुआ और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ, वो सब एक ही ख़ानदान के लोग हैं। तो इस लिहाज से भी वो बहुत ही अहम जगह है, वो पूरी सरज़मीन। वहाँ पर क़िबला अव्वल था मुसलमानों का, और उसी के लिए ही यहूदियों का भी दावा है कि उनकी एक मुक़द्दस ज़मीन है और यहाँ पर उनका एक टेम्पल है। तो इस लिहाज से सेंटिमेंट तो बनता ही है, ख़ास तौर पर यरूशलेम वाले मामले को लेकर और मस्जिद अक्सा को लेकर। और जहाँ तक ये बात है कि 48 के बाद जब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो उसके बाद से वो सारी चीज़ें, यानी जिन शराइत के ऊपर इज़राइल को बसाया गया था यूएनओ के अंदर, जिन बातों को रखा गया था ब्रिटेन की तरफ से, या माना गया था उस दौर में कि आइंदा इस तरीके से होगा, जैसे वो जो कंट्रोल वाली जगह है मस्जिद अक्सा की, उस पर यूएनओ का कंट्रोल रहेगा या दुनिया भर की एजेंसीज़ का रहेगा, उसे कहीं ना कहीं रोका गया और उसे दबोचा गया और उसे कम किया गया, और इज़राइल ने एक तरीके से अपना प्रभुत्व फैलाया। और उसके बाद से आसपास के लोगों ने मुखालफत की, यानी जो आसपास की कंट्री हैं, तो ज़ाहिर है कि अरब इसराइल युद्ध हुआ और उसके अंदर बहुत सारी ज़मीन उन आसपास की कंट्रीज़ की भी इज़राइल ने जीत ली, और गाज़ा भी उसी का, मिस्र का एक पार्ट है। एक्चुअली ये जो गज़ा वाली जगह है, ये गाज़ा मिस्र का पार्ट है। मिस्र का पार्ट था। ये अभी जो अरब इसराइल युद्ध हुआ उसमें गज़ा की जगह उधर से आई। और मैं आपको बता दूं कि जेनेटिकली वहाँ पर जो लोग हैं वो मोस्टली मिस्री हैं, वो पैलेस्टीनियन 100% नहीं है। पैलेस्टीनियन वाले लोग तो माइग्रेट हो गए, वो वेस्ट बैंक की तरफ रहते थे और वो जॉर्डन की तरफ चले गए। अच्छा। ये मिस्री लोग हैं और इनकी कबाहत शबाहत भी वही है जो मिस्री लोगों की होती है। इनका ओरिजिन इजिप्ट है, जो लोग आज गाज़ा में रहते हैं। जी हाँ। अच्छा। जनरली ऐसा आप मान सकते हैं कि 80% लोग ये मिस्री हैं। इजरायली भी हैं, उन्होंने आपस फिलिस्तीनी गाज़ा जिसको आज हम कहते हैं, ये मतलब जब इजराइल बना 48 में, उस दिन से उसके पास नहीं है। उस दिन से उसके पास नहीं है, बल्कि ये 67-69 अरब इजराइल वॉर में मिला उसको। वो तो उस वार के अंदर उसने जीत लिया। इधर ये गोलान हाइट्स में लिया, गोलान हाइट्स वाला भी इलाका वो उधर से सीरिया से लिया है। तो आपने मतलब मेरी जनरल नॉलेज कमजोर है इसका मतलब, लेकिन फिर मुझे ये सवाल है मेरा आपसे कि अगर ऐसा है तो फिर तो शोर इजिप्ट को मचाना चाहिए ना। फिर अलग अलग फिलिस्तीन देश कहाँ से आ गया इसमें? अगर ये इजिप्ट की जमीन और इजिप्ट के लोग थे जिनको जंग में जीता इजराइल ने, तो फिर तो दावा इजिप्ट को करना चाहिए। नहीं, इजिप्ट सर उसमें कंडीशन हुई, वो जो जनरल नासिर वाला जो कर्नल नासिर वाला जो मामला है, उसके बाद से वो एक पैक्ट हुआ और उसकी वजह से वो रफ़ा वाला बॉर्डर बंद हो गया। उसमें बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन भी है और रुकावटें भी आई, और इस कंडीशन पर ही ये सब मामला तय हुए कि हम इस तरीके से नहीं लड़ेंगे, उस तरीके से नहीं लड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सर उधर से जो लोग इधर आ गए, या वो पूरा इलाका जो कंट्रोल हो गया, एक तरीके से वो उधर से अपना सब कुछ खो बैठे और वो इधर के होकर रह गए। तो वो एक पट्टी बन गई, और उस पट्टी के ऊपर चूंकि उनका जो कल्चर है वो उधर ज़्यादा मिलता है मिस्र की तरफ, इधर के जो ओरिजिनल पैलेस्टीनियन है उनसे भी उनका कल्चरली उतना ज़्यादा वो सब नहीं मिलता है, यानी मैच नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से 2005 में फिर उसको एक आज़ाद या खुद मुख्तारी के तौर पर इजराइल ने उसे वापस दिया और वहाँ पर गवर्नमेंट कायम हुई। तो उसके बाद से वो सारी की सारी चीज़ें होती रही कि हमें इसका पूरा कंट्रोल चाहिए, हमारी गवर्नमेंट होनी चाहिए, और ऐसा हुआ भी। लेकिन वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर जो इजराइल ने उसके आसपास के इलाके के ऊपर कंट्रोल कर रखा। अच्छा, दूसरी बात इसमें यह है कि सर वो सामरिक दृष्टि से बड़ा मजबूत है। वो पूरा जो गज़ा का रीजन है वो इतना ज़्यादा फ्रूटफुल है इजराइल के लिए या अमेरिका के लिए कि वहाँ से एक लंबी पट्टी अगर खींच दी जाए तो समंदर में आकर मिल जाती है। वहाँ खनिज भी है। यार ये बिल्कुल मामला उसी तरीके का है जिस तरह से सीरिया के अंदर अमेरिका का दखल था अलेप्पो शहर को लेकर। वहां पर दुनिया की सबसे बेहतरीन बहस से अलग चले जाएंगे, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है, मैंने भी कहीं भी पीछे पढ़ा। सुएज कनाल कंट्रोल करता है ना इजिप्ट, जहां से दुनिया का शायद मतलब बहुत बड़ा प्रतिशत शिपिंग का जो है वहां से गुजरता है, और इजराइल शायद ये चाहता है कि उसको भी डायरेक्ट एक्सेस मिल जाए, और वो मिलता है गाजा की जमीन के थ्रू। ये अगर वहां से एक रूट बन जाता है, एक वो कैनाल बन जाती है ना, तो इसलिए उसको गाजा चाहिए। खैर, ये सवाल जो मैंने आपने शुरुआत में कहा था क्यों मुसलमानों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इमोशनल इशू है, आपने कहा कि सिर्फ इसलिए नहीं कि वहां मुसलमान मर रहा है, इसी उसका एक रिलीजियस एंगल। तो अब एक बात तो ये क्लियर हो गई कि बस गाजा या फिलिस्तीन ये एक इमोटिव इशू है, इमोशनल इशू है मुसलमानों के लिए। तो ये इतना ही इमोशनल सर ये क्रिश्चियंस के लिए भी है। और इतना ही मैं क्योंकि हमारे इस पर मुस्लिम पॉलिटिक्स होती है इसलिए पूछ रहा हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी उसी इलाके में हुई, बैतलहम जो इलाका है। ये जो सोनिया जी लिखती हैं 2 बार आर्टिकल, या प्रियंका जी दर्जनों ट्वीट कर चुकी हैं, राहुल जी भी लिखते हैं, ये सब कुछ केवल मुसलमानों के इमोशन को भुनाने के लिए आपको लगता है,
या वाकई वो भारत सरकार की किसी कमी की ओर इशारा कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक हमारा कोई डिप्लोमेटिक फेलियर या यू टर्न जैसा कुछ हो गया? देखिए, प्रियंका जी को तो जो इजराइल के एम्बेसडर हैं भारत में, रिवे नज़र, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, उन्होंने भी जवाब दिया। मेरी उनसे मुलाकात हुई 2-2.5 घंटे 1-on-1, मैंने उनसे उस विषय पे भी बात की। तो उस पर उनका भी ये कहना था कि प्रियंका जी जो कह रही हैं वो खुद कह रहे हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये किस विषय में बात करना चाह रही हैं। अगर कोई इशू है, कोई पर्टिकुलर इशू है या 10 पॉइंट्स हैं कि भाई ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये गलत हो रहा, ये गलत हो रहा, तो मुझे बताएं, तो हम जो यहाँ हम एम्बेसडर हैं, हम उनको साथ से जवाब देंगे। कहे लेकिन ये रेगुलर बेसिस पे बार बार सिर्फ ट्वीट करना और इसराइल को क्रिटिसाइज करना, तो क्या चाहते हैं ये तो बताएं। हमारी शिकायत है, हमारी आपसे कोई शिकायत, हम आपको अपनी शिकायत बताएंगे, तो हम उसके बदले में उसका जो निराकरण चाहते हैं, निस्तारण चाहते हैं, वो भी तो बताएंगे, इसका निस्तारण हम ये चाहते हैं। तो वो तो गांधी परिवार कोई नहीं बता रहा। और देखिए, इजराइल ने हर संभव प्रयास किया है फिलिस्तीन के साथ शांति का। अभी 6 डे वॉर की बात हुई, आपको पता है 6 डे वॉर के बाद इजराइल ने इजिप्ट का, जो आज इजराइल का टोटल साइज है, इससे 5 गुना जमीन कब्जा की थी इजिप्ट की, ठीक है। और अनवर सादात, जो कि बाद में कर्नल नासिर की इन्होंने बात की, उसके बाद अनवर सादात ने वहां पर गद्दी संभाली, तो अनवर सादात के साथ जब उन्होंने पीस डील करी तो उन्होंने वो सारी जमीनें उनको वापस करी, ठीक है। वो सारी जमीन, कोई देश आप मुझे बताइए जो अपनी साइज से 5 गुना जमीन कब्जा करके बैठा हो, वो उसको छोड़ दे। लेकिन पीस के लिए, शांति के लिए इजराइल ने वो भी किया। उसके बाद इन्होंने कहा भाई हम अपनी गवर्नमेंट चाहते हैं गाजा में, ठीक है आप करिए। पहले ये पीएलओ के हाथों में खेलते रहे, फिर पीएलओ से भी ज्यादा रेडिकल हमास आई, ठीक है। हमास के हाथों में खेलते रहे। हमास को वोट कौन देता है भाई? भारत का वोटर तो नहीं देता, वही गाजा में रहने वाले लोग उसको वोट देते हैं। वेस्ट बैंक वाले हमास को वोट क्यों नहीं देते? मैं जानना चाहता हूं कि हम वही वेस्ट बैंक में, अगर जो साहब ने बात करी वो बिल्कुल सही है कि वो इजिप्ट के लोग थे, वो इजिप्ट की टेरिटरी थी, वो हमास को वोट देते क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड की आइडियोलॉजी इजिप्ट में पैदा हुई है, इख्वानुल मुस्लिमीन की। और इख्वानुल मुस्लिमीन की आइडियोलॉजी जो है वो बहुत प्रीडोमिनेंट है गाजा में, और वन ऑफ द मोस्ट रेडिकल माइंडसेट है। आप इस समय मिडिल ईस्ट में जितने क्राइसिस देख रहे हैं, अमेरिका ने बहुत सारे क्राइसिस क्रिएट किए, लेकिन किसके थ्रू किए हैं? मुस्लिम ब्रदरहुड को स्पॉन्सर करके किए हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड को पैसे दे करके किए हैं। आप चाहे इजिप्ट में देख लीजिए, चाहे आप सीरिया में देख लीजिए, या वेस्ट एशिया में जितने भी। जहां से आपने बात शुरू की कि ये इजराइल को क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी या उसके नेता गांधी फैमिली, वो इजराइल को जो कहना है कहें। हाँ, मैं कह रहा हूं वो भारत सरकार को जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? मैं ये जानना चाहता हूं कि भारत सरकार से वो क्या चाहते हैं। ये उन्होंने लिखा है इसमें कि क्या चाहते हैं। भारत सरकार वहां पे सेना भेज दे, सीआरपीएफ भेज दे, वहां पे कोई पैरामिलिट्री भेज दे, ठीक है, फिलिस्तीनियों को बचाने। वो ये चाह रहे हैं कि कोई आदमी जो है इंटरनेशनल कोर्ट में ले जा रहा है नेतन्याहू को, वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर रहा है। हाँ, तो अगली बार जब नेतन्याहू आए तो उनको दिल्ली पुलिस को बोल के अंदर करा दें। मतलब ऐसे नहीं चलती ना डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी। भाई ग्लोबल पुलिस बनने का इसको शौक हो हमको नहीं है। भाई हमने ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बात की फिलिस्तीन में, गाजा में ह्यूमैनिटेरियन एड भेजने की बात की, हमने भेजा भी है, ठीक है। हम वहां पे जितनी ह्यूमैनिटेरियन मदद कर सकते हैं हम कर रहे हैं। अब 2 लोगों की लड़ाई में हमको जाने की जरूरत क्या? अच्छा, हमारे पड़ोस में होती, जैसे आप देख लीजिए गलवान, ये डोकलाम में हुआ कि भाई चीन हमारे एक पड़ोसी के टेरिटरी पे कब्जा करना चाह रहा था, हम वहां पहुंच गए वहां बचाने, क्योंकि भाई हमारे दरवाजे पे वो चीज हो रही है। फिलिस्तीन से हमारा क्या लेना देना है? इजराइल की और उनका जो झगड़ा है वो आज का तो है नहीं। और ये जो इजरायली एम्बेसडर की मैंने बात की, जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा देखिए ये झगड़ा कोई आज का नहीं है, तो इसका समाधान भी आज नहीं होना। कि अगर ये 1400 साल से झगड़ा चल रहा है, तो अगर हम ये सोचते हैं कि 1400 साल का झगड़ा हम 14 दिन में या 14 महीने में सॉल्व कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ये बात उनके दिमाग में क्लियर है, सोनिया गांधी को नहीं क्लियर है। एक चीज और इंटरेस्टिंग आपको जाननी चाहिए, फैक्ट्स की अगर बात करें, हमने हमेशा गाजा फिलिस्तीन को प्रेफरेंस दी है इजराइल के ऊपर, जबकि इजराइल तो एक देश बन गया ना अपनी आजादी के बाद से। फिलिस्तीन एज ए नेशन की तो आज तक उसका कोई अस्तित्व नहीं है। फिर भी हमने 74 में पीएलओ को माना कि ये गाजा का, फिलिस्तीन का सोल रिप्रेजेंटेटिव है। 88 में हमने फिलिस्तीन को अलग देश की मान्यता दे दी। इजराइल को मान्यता पहले दे दी थी, लेकिन उसको हमने उसके साथ पूर्ण राजनयिक संबंध 1992 में स्थापित किए। हमने हमेशा प्रायोरिटाइज किया गाजा को या फिलिस्तीन को इजराइल के ऊपर हमेशा। इस सरकार ने लेकिन क्या उससे मुंह फेर लिया है? सवाल अब ये होगा मन में। देवेंद्र इस पर आपको अभी ज्यादा बताएंगे। अभी यूएन में लेटेस्ट एक वोट हुआ था 4-5 दिन पहले, जहां पर अलग देश की मान्यता देने के तौर पर और फुल मेंबर बनाने के लिए, फुल मेंबर के लिए ना हुआ था, तो हमने सपोर्ट किया उसको। इससे पहले एससीओ समिट हुआ जिसमें तियानजिन में प्रधानमंत्री मोदी गए थे, वहां इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ, हम उसका हिस्सा थे।
हम तो मतलब वो जो सवाल उनका मेरा भी है, सोनिया गांधी क्या चाह रही है, भारत क्या कर दे? और जो ह्यूमन एड दिया गया सौरभ, एक बार नहीं 4 बार दिया गया, अच्छा, ठीक है ना, उसमें हमारे कर्नल शहीद भी हुए थे। तो अब इसके बाद क्या ही किया जा सकता है। दूसरी चीज़ देखें अगर आप, तो वर्तमान में इजराइल की उपयोगिता और अतीत में, इन दो चीज़ को देख के समझे ना, तो पूरा स्टैंड आपको समझ में आएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ वोट फॉर गाजा है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स के अलावा और कुछ नहीं। अच्छा। और वो सिर्फ तथ्य के आधार पर सीधे समझ में आएगा। पहली बात ये है कि इजराइल के साथ हमारी दोस्ती महत्वपूर्ण क्यों। अभी लेटेस्ट आप समझ लें ऑपरेशन सिंदूर में, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता हो ही नहीं सकती थी इजराइल के बिना। उसके हैरोप ड्रोन मिसाइल की बात कर लें, स्काई स्ट्राइकर की बात कर लें, इन दोनों ड्रोन के, या फिर रैम्पेज मिसाइल की बात कर लें। जैसे अगर लाहौर के एयरफोर्स वाले सिस्टम को नस्तानाबूद किया गया था, तो इजराइल के साथ जो हम ड्रोन बना रहे हैं, इजरायली ड्रोन के द्वारा ही किया गया था। और इजरायली ड्रोन क्यों हमारे लिए उपयोगी हैं? क्योंकि इजराइल से बेहतर अमेरिका और चीन यही 2 ड्रोन बनाते हैं। चीन आपको देगा नहीं। अमेरिकी ड्रोन इतने महंगे होते हैं कि वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आर्म ड्रोन देता नहीं, वो सर्वेलेंस ड्रोन्स देता है। और ऐसे कंडीशन में इजराइल के साथ आप जो सामरिक तौर पे ड्रोन हथिया सकते हैं, वो इजराइल के साथ अच्छे रिश्ते रख के, और वो भारत कर रहा है, वो जॉइंट वेंचर कर रहा है। बराक मिसाइल बना रहे हैं आप इजराइल के साथ, ड्रोन बना रहे हैं। जैसे पाकिस्तान ये दावा करता है ना कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने प्लेन गिरा दिया, अरे वो प्लेन नहीं था, हैरोप ड्रोन था जो आत्मघाती ही होता है। 23 किलो वॉरहेड लेके गया था, वहाँ गिरा, और उसको पाकिस्तान ये दिखा रहा था कि हाँ ये तो हमने गिरा दिया इसका। तो जो देश आपके लिए इस रूप में उपयोगी हो, पहली बात तो ये कि उसको आप उस रूप में जाके नाराज नहीं कर सकते। नैतिक तौर पे, सैद्धांतिक तौर पे जो आपके मूल्य हैं, फिलिस्तीन को आज भी आप ये करते हैं, मानवाधिकार की बात करते हैं, वॉर खत्म होने चाहिए, इन सब की बात करते हैं, ह्यूमन राइट की बात करते हैं। अब दूसरी चीज़ सौरभ, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया हो ऐसा नहीं है। इस काम की शुरुआत मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हो गई थी। जो 2008 में मनमोहन सिंह तेल अवीव और जेरूसलम गए थे, और रणनीतिक साझेदारी भी उसी समय शुरू हो गई थी। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में सिर्फ ये हुआ है कि उसको और ज्यादा विस्तार दिया गया है। इजराइल से नजदीकी मनमोहन सिंह जी के टाइम 2008 में वो दौरा करने गए थे जेरूसलम, और उस समय रणनीतिक साझेदारी ऑलरेडी उस समय शुरू हो गई थी। ये वाजपेयी जी के समय शुरू नहीं हुआ था। शुरू के दौर में आपने सिर्फ कृषि, जल, इन तरह की चीज़ों पर आप काम कर रहे थे। मनमोहन सिंह के दौर में इसकी शुरुआत हो गई थी। आतंकवाद को लेकर जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए था, मनमोहन सिंह के दौर में इसकी शुरुआत हो गई थी, क्योंकि लगातार आतंकी हमले हो रहे थे और उसमें उपयोगिता समझ में आ रही थी इजराइल की। आज हमास आपके पीओके में आप देख रहे होंगे ना बहुत सारी तस्वीरों को। कल को हमास आया, हमास के लीडर आए, उससे आपको लड़ना हो, किसके सहयोग से लड़ेंगे आप? कहाँ से इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी? वो सब इजराइल प्रोवाइड कराएगा। और तब भी जब 2018 में बेंजामिन नेतन्याहू आए, वो चाहते थे कि जेरूसलम को राजधानी घोषित कर दिया जाए, और भारत ने इनकार किया उस समय। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से इजराइल की गोद में जाके बैठ गए हो, लेकिन जहां रणनीतिक तौर पे, सुरक्षा के तौर पे आपको उसकी जरूरत है, आतंकवाद के मसले पे उसकी जरूरत है, आप करोगे। मतलब हम एक वक्त प्रायोरिटाइज करते थे फिलिस्तीन को, लेकिन आज हमारी उपयोगिता इजराइल की, हम इस रिश्ते की बहुत ज्यादा है उससे, बहुत ज्यादा। तो आप किसी में मतलब ये नहीं आप कह सकते कि मैं एक के बदले दूसरे को चुन लूं। बिल्कुल नहीं। और अगर पहले प्रो फिलिस्तीन हम टिल्ट थे, तो अब हमारी व्यवहारिकता ये कहती है, हमारी ज़रूरत ये कहती है कि प्रो इजराइल थोड़ा आपको टिल्ट होना होगा, अन्यथा आप अपने आप को मुसीबत में डालेंगे। क्या हम प्रो इजराइल हैं? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि अब जो टिल्ट की बात मैं सिर्फ कर रहा हूँ, टिल्ट एकदम पहले जो फिलिस्तीन की तरफ था, अब वो व्यवहारिकता आपकी ये कह रही है कि आप इधर हो और कोई कारण नहीं आपके पास ना होने का। ह्यूमन राइट की बात करते हैं, ह्यूमन राइट जम्मू कश्मीर में नहीं दिखा क्या? कश्मीरी पंडितों को मार के भगा दिया, उस पर आर्टिकल लिखी होती है लगातार। आप इस बात से सहमत हैं कि पहले तो आपका भारत इस वक्त मौजूदा सरकार का उस पूरे रीजन को लेकर के जो भी सोच है, जो पॉलिसी है, उसमें कोई शिफ्ट दिखाई दिया आपको पूर्व की सरकारों से? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि और भी तेज़ हो रहा है। जैसे मोदी जी दुबई गए, यानी यूएई गए, नागरिक सम्मान दिया सऊदी अरब ने उन्हें, कई बड़े इस्लामिक देशों ने उन्हें नागरिक सम्मान दिया। हमारे रिश्ते तो और तेज़ हुए इस तरीके से पहले कभी नहीं हुआ। फिलिस्तीन की सरकार ने दिया। और दूसरी बात यह है कि सर टाइम टू टाइम जब भी ज़रूरत पड़ी फिलिस्तीन को, तो भारत ने अपना पक्ष रखा उसके लिए और उसका साथ भी दिया। अभी कुछ ही ज़माने पहले की बात है, यानी जब ये पूरा सिनेरियो शुरू होता है 7 अक्टूबर को, तो 13, 14 या 15 अक्टूबर 2023 को एक बमबारी हुई थी किसी हॉस्पिटल पर, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, तो उसकी निंदा की प्रधानमंत्री ने, खुलकर निंदा की। उसके बाद अमेरिका गए हमारे प्रधानमंत्री जी, तो महमूद अब्बास साहब से मिले और उन्हें आश्वासन दिया, उन्होंने भरोसा दिलाया राष्ट्रपति हैं जी, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं। और वक्तन फ़वक्तन जब भी ज़रूरत पड़ती रही, मैं तो बहुत छोटा था उस दौर में, मैं देखता था कि
भारत सरकार का जो भी स्टैंड था, वो कांग्रेस की सरकार थी, वो अक्सर व बेशतर यहाँ पर यासिर अराफात साहब आते थे और दूरदर्शन पर खबरें आती थी कि वो आए हुए हैं, वो भाई बने हुए थे इंदिरा गांधी जी के। फिर उसके बाद वो टाइम आता है नरसिम्हा राव जी का या राजीव गांधी जी का, वो तब भी आते थे। तो सर हम तो बहुत नर्म तबीयत वाले लोग हैं भारतीय, और हमारी संवेदनाएं हैं और संवेदनाएं होनी भी चाहिए, लेकिन उसे पॉलिटिकल रंग देने की ज़रूरत नहीं है। आज भी मैं ऐसा समझता हूं कि मौजूदा सरकार वो अगर प्रो उधर है इजराइल की तरफ, तो प्रो फिलिस्तीन की तरफ भी है। यानी वो जो हमदर्दी है, वो जो रहम है, वो जो मानवीय संवेदना है हमारी, वो उन बेकसूरों के साथ है जो फिलिस्तीन में किसी न किसी तरीके से मर रहे हैं। यानी वो बेकसूर लोग, वो जो हमास वाले लोग हैं वो तो अलग हो गए, लेकिन बेकसूर लोग जो मरे, जैसा बताया जा रहा है कि मानवता के पहलू से तो हम शर्मनाक हरकत कर रहे हैं। नहीं, हम मानवता के पहलू से शर्मनाक हरकत कर ही नहीं सकते। ये हमारे जीन और खमीर में ही नहीं है। हिंदुस्तानी होने का मतलब यह है, सबसे पहला तो मतलब यह है कि वो नर्म दिल होगा और उसका नर्म रवैया होगा। फिर ये सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है सर, ये जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी यहाँ पर फेवर नहीं करूँगा कि ये जो डायलॉग आपने अभी बताया ना, मैं उसे फेवर करूँगा ही नहीं। हिंदुस्तानी होने का मतलब क्या है, चाहे वो इंटरनल पॉलिटिक्स हो हमारी या हमारी वो फॉरेन पॉलिटिक्स हो, उसके अंदर पूरी स्ट्रेटजी के अंदर सर हम गलत आदमी का साथ नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और गलत को गलत कहने का दम रखते हैं, और हमने हमेशा कहा है और आइंदा भी कहेंगे। आज भी ये हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। गलत को गलत कहा जा रहा है और गलत आदमी के साथ नहीं दिया जा रहा है और ना ही दिया जाएगा। अब फिर यही हिंदुस्तानियत है। अब साहब, मैंने इनके परिचय में आपको सब कुछ बताया, मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं ये, अब वो अपनी बात कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, ठीक, कि ये आरोप सोनिया गांधी के उनकी नज़र में बिल्कुल गलत है। एक बात, फिर आते हैं पॉलिटिक्स पर, वो आपका शायद सब्जेक्ट नहीं है, मैं आपको उसमें बहुत ज़्यादा घसीटूंगा भी नहीं, क्योंकि हम तो ये रोज करते हैं। नहीं, मैं पॉलिटिक्स का भी जवाब दूंगा, पूछे मुझसे पूछे। अब फिर मैं जैसे किसी पर एक सीनियर जर्नलिस्ट ने ये लिखा कि उन्होंने तो ये कहा कि आज फिर गाजा कांग्रेस क्या पागल हो गए हैं, कांग्रेसी पागल हो गए हैं, हर कुछ दिनों पे गाजा, हर कुछ दिनों पे गाजा। उन्होंने कहा मुसलमान वोट देता तो है गाजा को, अब इससे ज्यादा मुसलमान भी क्या करे। आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे सुख दुख में मेरे साथ खड़े रहते हो, मान लिया मैंने, अब लेकिन अब आप रोज जो है 9 बजे मुझे मेरे घर पे आए, मुझे ऑफिस छोड़ने जाएं, फिर मेरा लंच भी लेके आए, फिर मुझे रात को घर भी छोड़ने जाएं, इसकी जरूरत नहीं है ना। आप मेरे दोस्त हो, मैं मानता हूं आप मेरे दोस्त हो, तो वो पूछ रहे हैं कि भाई क्या चाहते, मुसलमानों से क्या चाहते हो, पहले तो ये बता दो। या तो तुम्हें कोई डर है कि कोई और उससे दोस्ती कर लेगा, या तो ये प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने भारत के लिए पूछा कि आप भारत से क्या चाहते हो, आप चाहते हो भारत फौज भेज दे नेतन्याहू के खिलाफ, मतलब हम गाजा की तरफ से लड़ना शुरू कर दें, ये आप भारत सरकार से आपकी उम्मीद है। तो पहले तो इसकी जो पॉलिटिक्स है, चाहते क्या है? देखिए, ये तो हमारी भी समझ से परे है। वो जहाँ तक मुझे समझ में आता है, वो चाहती हैं कि हम नेतन्याहू के खिलाफ, जैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में हम भी एक पिटीशन डालें कि नेतन्याहू के खिलाफ जो है यहाँ पे कार्रवाई, जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाई जाए, ठीक है, हम नेतन्याहू को जो है वॉर क्रिमिनल घोषित कर दें अपने यहाँ पे। मतलब ये इस तरह की चीज़ें चाहते हैं जो व्यवहारिक भी नहीं है और सही भी नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज़, अभी ऑपरेशन सिंदूर की भी बात हुई, अभी हमारी, अब देख लीजिए, सिर्फ इवन एग्रीकल्चर में ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी से लेकर के आपके आईटी तक, आपका जितना भी एडवांसमेंट हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा जो आपका एलआई है वो कौन है, जो कि आपके देश में ग्राउंड पे किसान के स्तर से लेकर के आपके विज्ञान के स्तर तक जो आपको सहयोग इजराइल दे रहा है, वो दुनिया में कोई देश नहीं देने को तैयार है। वेस्ट आपको सब कुछ देता है, टेक्नोलॉजी तो देता नहीं, पहली बात। दूसरी चीज, अब आप देख लीजिए, डिफेंस की जो बात हुई, ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ हमने उनके इक्विपमेंट्स या उनके ड्रोन्स नहीं यूज किए, हमने जो सपोर्ट चाइना पाकिस्तान को दे रहा था अपने सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन से, रियल टाइम इंटेलिजेंस उनको दे रहा था, वो रियल टाइम इंटेलिजेंस हमको इजरायली सैटेलाइट से डायरेक्ट रिले हो रही थी यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर। इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं हो सकती, जो आदमी युद्ध में आपका साथी और आज से नहीं कर रहा है वो। 71 की वॉर में गोल्डा मेयर ने ये बात खुल करके कही थी, जब हमारे पास वेपन्स नहीं थे, हमारे पास हथियार नहीं थे, बिकॉज अमेरिका ने सैंक्शन लगाए थे। तो उस समय गोल्डा मेयर, जब रॉ ने संपर्क किया था मोसाद से कि हमको सप्लाईज चाहिए, तो उस समय गोल्डा मेयर ने उसके लिए हामी भरी थी। और बाद में गोल्डा मेयर ने ये बात बोली थी कि टेल मिसेस गांधी टू रिमेंबर व्हाट वी डिड फॉर हर when nobody in the world stood for her, behind her। कारगिल में भी शायद, इवन कारगिल में भी हमको जो है सैटेलाइट इमेजरी, क्योंकि उस समय हमारे पास सैटेलाइट्स की वो कैपेबिलिटी नहीं थी,
तो जो सैटेलाइट इमेजेस उन चोटियों के ऊपर जो बैठे हुए आतंकवादी वो कहाँ कहाँ प्रिसाइजली बैठे हैं, ये भी हमको जो है अमेरिका ने मना कर दिया था, तो इसराइल ने दिए थे। भारत के रुख में कोई परिवर्तन नहीं, भारत जो कर रहा है, ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो आपको सब बताया। मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश, मुस्लिम आबादी के लिहाज से जो सबसे बड़ा देश है इंडोनेशिया, उनके राष्ट्रपति की स्पीच अभी यूएन में बड़ी वायरल हुई, बहुत चल रही है वो स्पीच। इंडोनेशिया आज तक इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, इसराइल को उसने मान्यता नहीं दी हुई है। उनके राष्ट्रपति ने क्या कहा, मैं कहना चाहता हूं कि इंडोनेशिया 2 स्टेट सोल्यूशन चाहता है, फिलिस्तीन भी बने, इसराइल भी रहे। हमें इंडिपेंडेंट फिलिस्तीन चाहिए, लेकिन हमको यह भी मानना पड़ेगा कि जब तक इसराइल की सुरक्षा की, सिक्योरिटी की गारंटी नहीं दी जाती, तब तक स्थायी शांति नहीं हो सकती। ये वो देश कह रहा है जिसने मान्यता भी नहीं दी हुई है, उसके लिए तो दुश्मनी है लगभग। वो भी कह रहा है भाई ये जब तक सुरक्षित नहीं है तब तक शांति नहीं है। और कितने सुरक्षित हैं सौरभ, अभी देखिए। देवेंद्र जी, बस एक लाइन बस मैं बोलना चाहता, आप जो सुरक्षा की बात की है, आप मुझे बता दीजिए, फ्रॉम रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री, इसका मतलब क्या है? रिवर टू द सी में भी इसराइल भी आता है, यानी कि इसराइल भी नहीं रहेगा, वो भी पैलेस्टाइन बनेगा। 2005 में सेटलमेंट के बाद जब समझौता हो गया था, तो इजराइल में गाजा से अपनी तो सारी सेटलमेंट तो हटाना शुरू कर ही दिया था, हटा ही दिया था और दे दिया था आपको। और उसके बाद आपने क्या किया, 2023 आते थे, हमास ने पूरा कब्जा किया। और वैसा ना, और अभी थोड़े दिन पहले हमास के एक लीडर ने, गाजी ने, उसने ये कहा है ना कि जब मौका मिलेगा हम दोबारा ऐसा करेंगे। भाई 1200 लोगों को, ऐसे निर्दोष लोगों को आप मार दे रहे हो। अभी होस्टेज बना के जिनको रखे हो उनको छोड़ने पे बात ही नहीं हो रही। ये तो बात इतनी बढ़ती ही नहीं ना, अगर आप पहले से छोड़ते और बाकी सारी चीज़ों करते। आप छोड़े हुए हो। अब रह गई बात जो निर्दोष वहाँ पे मारे जा रहे हैं, भाई उन्हीं इलाकों में उनको शेल्टर बना के वो वहाँ पे रह रहे हैं, स्थानीय लोगों की मदद के बिना वो रह रहे हैं क्या? तो इजराइल को क्या समझ में आ गया, क्या करें हम भाई? ये तो बड़ा अच्छा विक्टिम कार्ड हो जाता है ना कि हम उसको शेल्टर देते रहेंगे और उसके बाद जब अटैक होगा तो फिर निर्दोष को हम सामने कर देंगे। तो इजराइल के हिसाब से अगर देखिए, ऐसा थोड़ी है कि इजराइल में सारे लोग इस हालात को लेकर खुश हैं। वो बहुत ज्यादा नाराजगी है वहाँ भी इस बात को लेकर, उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन वो समस्या उनके साथ ये है कि अगर आपको सुरक्षा अपनी करनी है तो और कोई ऑप्शन नहीं। तो फिर कहीं वोट बटने का डर है क्या कोई? नहीं, इसमें वो एक चिंता समझिए, वो एक बड़ी चिंता है जो कि कांग्रेस पार्टी को होनी भी चाहिए। बड़ी चिंता इस लिहाज से कि मुस्लिम वोट अपोजिशन के साथ है, कांग्रेस के साथ हर जगह थोड़ी ही है। पश्चिम बंगाल में है क्या, बिहार में है क्या, उत्तर प्रदेश में है क्या? तो वो कोशिश तो इनकी होगी ना कि जहां बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है वहां तो ठीक है, बट जहां रीजनल छत्रप्स हैं वहां तो कांग्रेस पार्टी की चिंता रहेगी ना कि हम ज़्यादा बड़े दिखें ताकि उस वोट को अगर अपनी तरफ से खींच सकें, और उसके लिए ये कोशिश रहती है। बिहार में तो खासतौर पर ये बड़ी चिंता रहती है। ये आपको लगता है असर करता है? मान ले, मतलब मैं तो अब इतनी गाजा की चिंता वो दिखा रहे हैं, कहीं ये रजिस्टर हो रहा है मुस्लिम साइकी में, मुस्लिम माइंडसेट में? देखो यार, इतनी फिक्र करते हैं गाजा की। देखिए, तो बहुत देर हो गई मेहरबान आते आते, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और मुझे तो यहाँ एक अटल जी का डायलॉग याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन की जो ज़मीन है वो उस पर इजराइलियों ने कब्जा कर रखा है, उसे छोड़नी पड़ेगी। ये तो अटल जी ने बोला था। अब बताइए अटल जी का कितना बड़ा स्टैंड था उस दौर में। यानी इस तरीके से अगर अटल जी को वोट मिल गया था क्या मुसलमानों का? यानी इस तरह की बात अब आ रही है, तो मामला 2 साल से चले जा रहा है और ये बातें अब आ रही है जबकि चुनाव कई स्टेट्स में अंदर आने हैं। क्या कोई मुसलमान इससे प्रभावित होता होगा? इतनी बात अगर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी करती नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा मुसलमान इससे प्रभावित होते होंगे। वो मुस्लिम प्रभावित होते होंगे जिनका रुझान पहले से उस पार्टी की जानिब है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सर, बात तो जंग रुकवाने वाली होनी चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जंग होने का तो नुकसान इधर भी और उधर भी है, और इससे कभी किसी का भला होना। अच्छा, आपकी बात से अच्छा याद आया मुझे, अभी तक कांग्रेस का, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, किसी का एक ऐसा स्टेटमेंट याद नहीं है जो दुनिया देती है यूक्रेन के बारे में नरेंद्र मोदी के लिए कि नरेंद्र मोदी वॉर रुकवा सकते हैं, कि इनमें से किसी ने कोई डायरेक्ट अपील की हो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती है नेतन्याहू जी से, इस जंग को रुकवाइए किसी तरीके से। जो बात आपने कही, कोई अपील मुझे तो नहीं याद, आपको याद है कोई ऐसी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस तरह की बात तो यही होनी चाहिए थी। हाँ, तो वो तो कर ही नहीं सकते क्योंकि ये पॉलिटिक्स को सूट कर। जैसे पार्लियामेंट में आना, उस तरह के बैग लेके आना, ये सब क्या है? मैसेज पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, वो खराब नहीं है, बट उसके पीछे जो मंशा है वो यही है कि आप ये मैसेज एक देना चाह रहे हो और अपने ऑडियंस को उसमें दिखा रहे हो। सर, इसमें कोशिश तो जंग रुकवाने की ही जैसा कि इन्होंने कहा ना कि बात है, अगर वो सबके लिए, मुसलमानों के लिए इमोशनल इशू है, तो आप समझ सकते हैं कि फिर उस तरह के पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां क्यों नहीं उस इमोशनल इशू को कैश करना चाहेगी।
क्या हम बोल रहे हैं, उसमें सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। फिर नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास, ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। तो उस कंडीशन में और सेंधमारी करने के लिए, और एक चीज़ तो हकीकत है ना कि जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि ये इंडिकेशन हमें मिलता है कि पहले एकदम से प्रो इजराइल प्रो फिलिस्तीन जिस तरह से टिल्ट था, अब प्रो इजराइल इस लिहाज से भी है कि जैसे अभी मान लीजिए कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का डील हो गया, आपके पास ऑप्शन क्या है? टर्की ड्रोन की सप्लाई लगातार पाकिस्तान को की, आपने देखा भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस प्रकार से टर्किश ड्रोन का, और टर्की भी टॉप 5 प्लेयर में से एक है। तो हैरानी हुई, समय चला गया, लेकिन इस पर एक कमेंट आपका जरूर लूंगा। ये जो इन्होंने कहा सऊदी पाकिस्तान जो पैक्ट हुआ, ईरान ने तारीफ करी उसकी। ईरान सऊदी पाकिस्तान के डील की और न्यूक्लियर डील की तारीफ कर रहा है। देखिए वो अग्रीमेंट है, पैक्ट नहीं है। एग्रीमेंट के ठीक है, पैक्ट बाइंडिंग पैक्ट होता और है, पक्का होता है। वो बाइंडिंग होता है, एग्रीमेंट बाइंडिंग नहीं होता। ठीक है, वॉलंटरी होता है। और दूसरी चीज कि सऊदी, ये जो पाकिस्तान और जो सऊदी का जो एग्रीमेंट हुआ है, ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, ये अभी तक रिवील नहीं हुआ है। तो इसके बारे में जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं वो अंधेरे में तीर चला रहे हैं। दे एक्चुअली डोंट नो, क्योंकि उस एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है ये किसी को नहीं पता। ये सब पाकिस्तानीज को और सऊदीज को पता है। तीसरी चीज कि अभी जो बात हो रही थी फिलिस्तीन को लेकर के, आपको याद होगा कि 2024 के इलेक्शन के दौरान ओवैसी जो है जय फिलिस्तीन के बड़े नारे मारते थे और रोज फिलिस्तीन का गाना गाते थे। शपथ ली थी पार्लियामेंट में, तो बोले थे। ठीक है, और इलेक्शन के दौरान एक महीना उन्होंने कम से कम 150 रैलीज देश में की होंगी फिलिस्तीन के नाम पे, उसके बाद एक भी नहीं हुई आज तक, बाय द वे। ठीक है, दूसरी बात, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और उनकी माता जी मुझे बताएं कि ये लोग की जो भी लोकसभा उत्तर प्रदेश में रही है, अमेठी हो चाहे जहां भी हो, रायबरेली हो, वहां पे जो मुसलमानों की हालत 1947 में थी और जो आज उनकी जो हालत है, जो उनका जो आर्थिक विकास हुआ है, उसका एक रिपोर्ट कार्ड दे दें। वायनाड में 5 साल राहुल गांधी थे, अब 2 साल से जो है ये प्रियंका गांधी है, साल भर से। 6 साल में वायनाड में क्या बदला है? किसी की मुसलमान के घर में एक हैंडपंप ही लगवाया तो उसका बता दें कि हमने एक हैंडपंप लगवाया था। लेकिन वो जब आपके पास, देखिए जब आपके पास काम करने को नहीं होता ना, ओवैसी के यहाँ भी आप हैदराबाद ओल्ड सिटी चले जाइए, आपको लगेगा कि आप 1947 में आए हैं। हाँ, लेकिन वो वायनाड की तारीफ बहुत करते हैं राहुल गांधी की। जब मेरा सबसे बुरा दौर था, अभी कहा उन्होंने, जब पूरी सरकार मेरे पीछे पड़ गई थी तब आपने मुझे संभाला। तो ठीक है, वो इसीलिए गए ही थे वहां, वो कि मुझे कोई संभाल ले। घूमने के लिए बड़ी अच्छी जगह है वायनाड, कभी जाइए, बहुत अच्छी जगह घूमने के लिए। लेकिन आज समय इतना था। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब प्रोग्राम में आने के लिए, कुछ नई जानकारियां मिली, आज पढ़ेंगे इसके बारे में। बहुत शुक्रिया वैभव आपका। देवेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका।